तो एमपी के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश प्रवाह यानी कि जो नेट इनफ्लो है वो 6% घटकर 28,054 करोड़ रुपए रह गया है, जो नवंबर में 29,911 करोड़ रुपए था। बाजार में उतार चढ़ाव और मुनाफा वसूली के चलते निवेशकों की सतर्कता यहां पर बढ़ी है, जिसका असर जो है वो इक्विटी फंड्स पर यहां पर दिखा है। वहीं दूसरी ओर डेट फंड्स के कुल 1.32 लाख करोड़ रुपए आउटफ्लो निकासी हुई है। गोल्ड ईटीएफ और एसआईपी निवेश में भी मजबूती यहां पर देखी गई है और फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी यहां पर कमाल का यहां पर एक तरह से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बिल्कुल, अब सर के पास चलते हैं। सर से समझते हैं कि जो पूरे आंकड़े आए हैं इनको और बेहतर तरीके से निवेशक जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या संकेत हैं, वो किस तरीके से समझें। सर, ये जो एमपी के ताज़ा डेटा है तो स्क्रीन पर भी लगातार ग्राफिक्स जिसका चल रहा है, सर इन आंकड़ों से किस बात का संकेत ले सकते हैं जो निवेशक हैं? तो देखिए, ऑब्वियसली जो गिरावट हुई है कलेक्शंस में, इक्विटी कलेक्शन में जो गिरावट हुई है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लोग निराश हैं इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट रिटर्न से। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो डीआईवाई इन्वेस्टर्स जो खुद से इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये जो नेगेटिव रिटर्न या फ्लैट रिटर्न का जो फेज होता है ना, उनको उसमें कंफर्ट नहीं मिलता है, वो मुझे पता है। वो हमेशा वो उस बैक वो डाउट में चले जाते हैं कि क्या हमने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। और क्योंकि लैक ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस होती है उनके पास सही तरीके से अगर एडवाइस नहीं मिलती है तो वो एग्जिट करेंगे। सो दैट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 20-30 साल की बात कर रहा हूँ कि जब रिटर्न्स को देखते हुए लोगों ने अपने इक्विटी में से एंट्री और एग्जिट की है। जहां तक हम बात कर रहे हैं कि किस कैटेगरी में पैसे आ रहे हैं, यस, ईएलएसएस में कम इसके लिए हुआ है क्योंकि अभी न्यू टैक्स रिजीम में आपको उसका बेनिफिट नहीं है, तो वहां पे आप नंबर्स कम होते हुए देखेंगे और आगे जाते हुए भी वो नंबर्स कम होंगे। आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वैल्यू फंड्स, ये जो है वहां पे वो मैंडेट अभी ऐसा हो गया है कि एक स्पेसिफिक आप सेगमेंट में इन्वेस्ट करने की जगह आप फंड मैनेजर को मैंडेट दे दीजिए कि भाई आपको मैं फ्लेक्सी कैप में पैसे दे रहा हूं, आप डिसाइड कर लो कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप किस में करना है और कौन सी कंपनी में करना है, रादर देन एन इन्वेस्टर गोइंग एंड टेलिंग कि मैं एक प्योर स्मॉल कैप में पैसे लगा रहा हूं, मार्केट अच्छा हो कि नहीं हो, वैल्यूएशंस ठीक हो कि नहीं हो, आप लेकिन स्मॉल कैप ही खरीदें। आई थिंक वो नैरेटिव चेंज करके अब ये नैरेटिव बेटर है कि आप फंड मैनेजर को डिस्क्रिप्शन दें कि आपके हिसाब से वैल्यूएशन के बेसिस पे आप डिसाइड करें कितना लार्ज कैप में होगा, कितना मिड और कितना स्मॉल कैप में। तो फ्लेक्सी का आप देखें पॉपुलैरिटी उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा बढ़ी है, लेकिन यस, ओवरऑल इक्विटी में जो कलेक्शन कम हुआ है वो इसी के लिए है प्राइमरीली क्योंकि इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स ने बहुत सारे निवेशकों को निराश किया। सर, डेट फंड्स के लिहाज से अगर देखा जाए, जैसे कि आपने भी इसका संकेत दिया कि जो आंकड़े हमारे बता रहे हैं कि 1,32,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो यहाँ पर देखने को मिला है। सर, इसकी मुख्य वजह मेन आपको क्या लग रही है? क्योंकि इक्विटी मार्केट काफ़ी निराश कर रहा था, लेकिन डेट से तो थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ सकती, क्योंकि उनके रिटर्न्स भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो ठीक ठाक रहे थे, मतलब पिछले साल के लिहाज से अगर देखें तो डेट फंड में ना अभिषेक, ये नहीं है कि आप रिटर्न से निराश होकर पैसे निकाल रहे हैं। डेट फंड यूजुअली एक कैश फ्लो मैनेजमेंट टूल है। इसमें आप देखेंगे जो आईपीओस भी मार्केट में आया, इतने सारे जो आईपीओस आए हैं तो उनमें सब्सक्रिप्शन जो लेवल्स बढ़ा है, तो वो पैसा आया कहां से है? तो कई चीज है जो आपको डेट फंड पर्टिकुलरली बुरा परफॉर्म किया है उसके लिए आपको इतना बड़ा आउटफ्लो हुआ है, वो बात जरूरी नहीं है। आपके टैक्सेशन के रिक्वायरमेंट्स होती है तो पैसे निकाले जाते हैं डेट फंड से, जब आपको एडवांस टैक्स एंड इनकम टैक्स वगैरह भरना होता है। अगर आप यहाँ से पैसे निकाल के रियल एस्टेट में डाल रहे हैं, यहाँ से डेट से निकाल के आप गोल्ड में भी डाल सकते हैं, डेट से पैसे निकाल के आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा, फ्रेश कैपिटल आया है, तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहीं से तो पैसे जाएंगे ना। तो जो डेट फंड का जो रिडेम्पशन है, जो नेट आउटफ्लो है, उसको आप परफॉर्मेंस से हम लिंक नहीं करेंगे, उससे जरूरतों के हिसाब से लिंक करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ वजह हो सकती है जिस वजह से डेट में से पैसा निवेशकों ने निकाला और फिर हो सकता है कि और जगहों पर उसको इनपुट दिया हो उस पैसे का। सर, अगर फ्लेक्सी कैप फंड को हम देखें तो दिसंबर में सुपरस्टार साबित हुए हैं, मतलब इसमें भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया। हालांकि हाइब्रिड फंड में भी इसी तरीके का निवेश है, लेकिन पहले एक बार फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं। सर, इसका मतलब क्या है? यानी कुल इक्विटी में निवेश का 36% सिर्फ फ्लेक्सी कैप में आया। लोग इस फंड पर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं, इतना भरोसा क्यों जता रहे हैं? मतलब क्या लोग ये अब मान चुके हैं, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है कि अगर आप नए निवेशक हैं, आपको उतनी समझ नहीं है किस कैप में कितना एक्सपोजर लेना है, तो आप फंड मैनेजर के हाथ में एक कमान दे दीजिए, वो अपने हिसाब से फ्लेक्सी कैप के थ्रू एक्सपोजर लेते रहेंगे और आपको रिटर्न का फायदा जो है मिलता रहेगा। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से भरोसा बढ़ रहा है? तो जी हाँ, एब्सोल्युटली आपने सही कहा कि इसमें अभी मैंडेट इस हिसाब से हो गया कि वैल्यूएशन हमने सुना कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में थोड़ा फ्रॉथ है,
स्मॉल कैप में ज्यादा, मिड कैप में थोड़ा कम, और लार्ज कैप की वैल्यूएशंस ठीक लग रही हैं आज की तारीख में। सो एज एन इन्वेस्टर आप कब तक ये वैल्यूएशंस को ट्रैक करके कौन सी कंपनी कौन से सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है कब तक आप कर पाएंगे? तो मैंडेट अभी आई थिंक इन्वेस्टर समझ चुके हैं कि फंड जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, जो उनकी पूरी फंड मैनेजमेंट टीम है, आप उन्हें पैसे दे दीजिए, फ्लेक्सी कैप मैंडेट रहेगा, उसमें फंड मैनेजर के पास पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि वो कोई भी सेगमेंट की कंपनी खरीद सकते हैं। उनका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि सिर्फ लार्ज कैप ही खरीदना है या मिड या स्मॉल कैप खरीदना है। तो क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है एंड डिसीजन मेकिंग इतना डिफिकल्ट होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, तो वो मैंडेट पूरा का पूरा फंड मैनेजर को दे देते हैं, और फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के बेसिस पे उनकी जो पूरी स्टडी है, उनकी पूरी कंपनी जो एक ही काम करती है वो है मार्केट को ट्रैक करना, उसके बेसिस पे वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज देख के वो कोई भी कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं। तो इट कुड बी अ स्मॉल कैप, इट कुड बी माइक्रो कैप फॉर दैट मैटर, मिड कैप हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है। तो हालांकि जो हम मैंडेट देखेंगे वो लगभग लार्ज कैप के बराबर ही है। ये भी माना जा सकता है कि फंड मैनेजर को दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं तो वो नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर के लिए एक फ्लेक्सी कैप इज अ गुड विन विन स्ट्रैटेजी, और वो इसमें उसी हिसाब से हमने देखे कि ज्यादा जो एलोकेशन है वो फ्लेक्सी कैप में हुआ है। सर सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स की भी सर यहाँ पर बात करें, जहाँ तक मैं आंकड़े देख रहा हूँ, जब पिछले साल जनवरी में शुरुआत हुई थी तो फिर 9,000 करोड़ रुपए के आसपास उसका इन्फ्लो आया था। साल का एंड होते होते 946 करोड़ रुपए पे ही सिर्फ ये सिमट गया, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी इसमें कम से कम नहीं तो 100% गिरावट देख लें। नवंबर में 1864 करोड़ रुपए का इसमें इन्फ्लो था, 946 करोड़ रुपए दिसंबर में रहा, ऑलमोस्ट 100% की गिरावट। सर सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स को लोगों को क्या रुझान उनको पसंद नहीं आ रहा है इसका, या फिर क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? तो ये एक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है सेक्टोरियल एंड थीमेटिक फंड्स। जब मार्केट तेजी में रहता है ना, बुल रन में होता है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फंड हाउसेस ना कोई आपको थीमेटिक या सेक्टर फंड्स एनएफओ के रूप में लेके आएंगे। दो कारण है इसका। एक है ऑफ कोर्स कि सेबी के कैटेगराइजेशन सर्कुलर के बाद में आप हर एक फंड हाउस एक कैटेगरी में एक ही स्कीम रख सकता है। तो आपका लार्ज कैप अगर हो गया, एक बार एक स्कीम आपकी लार्ज कैप में है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि आप दूसरा कोई फंड लॉन्च करें। वैसे ही आप मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू, अलग अलग कैटेगरीज में आपने एक एक फंड इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अभी आपको अगर कोई फंड कलेक्शन की एक्टिविटी है वो आपको करनी है तो कैसे करेंगे? तो आपको जब, और एनएफओ अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ऐसा हो गया है कि क्यों लोगों को वो 10 रुपए की एनएवी समझ में आती है ज्यादा, मुझे नहीं आइडिया है। ऐसे भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एनएफओ के नाम पे बहुत डिस्ट्रीब्यूशन अग्रेसिवली मार्केट करते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट, लेकिन जब बुल रन होता है ना तो एवरीथिंग लुक्स गुड, और उस समय ये आप देखेंगे कि थीमेटिक सेक्टर फंड ये सब बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत ज्यादा कलेक्शन आता है उसमें। अब जब मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है और हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे ही थोड़ा कम एक्साइटेड हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, तब आप अगर इक्विटी थीमेटिक या सेक्टर फंड्स लाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत पूरा रिस्पांस मिलने वाला है। तो हम देखेंगे न्यू लॉन्चेस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेवल पे हैं जहां पे हम थीमेटिक और सेक्टर फंड्स की बात कर रहे हैं। ये शुरुआत में जो 2025 की शुरुआत में बहुत ज्यादा फंड्स आए थे, तो कलेक्शन आप देखने उस हिसाब से ज्यादा है। थैंकफुली इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इन्वेस्टर इन थीम्स और सेक्टर फंड्स को नहीं समझते हैं, वो फैक्ट है। और ये फैक्ट को ना ही इन्वेस्टर जानते, खुद भी नहीं जानते कि हमें नहीं आता। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इन्वेस्टर नहीं समझता है कि उन्हें नॉलेज नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैंने 2023-24 में इन्वेस्ट किया, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, तो इसमें इन्वेस्टर की समझदारी थी और उन्होंने अपनी समझदारी से पैसे कमाए। वो ऐसा था कि मार्केट चल रहा था, आप कुछ भी खरीदते सब कुछ चल जाता उस समय। अब वो टाइम नहीं है। तो अब वो है कि आप समझ जाएंगे कि कहाँ आपको पैसे बनाने हैं, कैसे समझदारी से अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो वो डाउन साइड को भी मैनेज करेगा और अप साइड को भी वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टिंग बहुत टेक्निकल होती है, बहुत साइंटिफिक होती है, और अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स जो खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इमोशनल कोशेंट को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं। वो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल अप्रोच नहीं रखते हैं उस लिहाज में। तो वहां पे आप देखेंगे वो सारे इन्वेस्टर निकल चुके हैं। कोई भी सीजन इन्वेस्टर को मैं नहीं जानता कि जो मार्केट में 10-15 साल से हैं उन्होंने इस रैली में थीमेटिक और सेक्टर फंड में पार्टिसिपेट किया। ये सारे जो कलेक्शंस आए वो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं या डीआईवाई इन्वेस्टर्स हैं जो खुद से करते हैं, और वो अगर नुकसान झेलेंगे तो वो वापस निकल भी जाएंगे जिस हिसाब से वो आए हैं। तो आई थिंक ये सिंपल यही ट्रेंड को, और ये कोई नया बात नहीं है। इनफैक्ट हमने 10 साल पहले भी ये बात की थी, और आगे अगले 10 साल बाद 2036 में भी अगर आप मुझसे बात करेंगे
ये चलने वाला है कंटिन्यूसली। हम बहुत कोशिश करते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, आपके शो के माध्यम से भी हम बहुत सारे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये टेम्परेरी फिनोमिना है, 10 साल बाद हम फिर से देखेंगे कोई नए इन्वेस्टर्स आएंगे, वो वापस वही चीज साइकिल दोहराते रहेगा। सो आई थिंक इट इज प्योरली बेस्ड ऑन इनफ्लोज एंड मार्केट सेंटिमेंट्स रादर देन फंडामेंटल। ठीक है सर। इसी बीच इसी डेटा में जो एमपी का डेटा है, इसमें हाइब्रिड फंड्स ने भी मैंने देखा 10,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो इसमें आया है। सर हाइब्रिड फंड्स का फ्यूचर आप किस तरीके से देख रहे हैं? निवेशकों का कैसा रुझान है इस कैटेगरी की तरफ, खासकर कि एक इसकी जो पर्टिकुलर कैटेगरी है मल्टी एसेट, वो भी हम देख रहे हैं बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं, उनके पोर्टफोलियो में भी मल्टी एसेट अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर आपकी क्या राय है सर इस पर? तो हाइब्रिड फंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। एक तरफ आपके पास इक्विटी है, जो प्योर इक्विटी फंड्स, जो प्योर 100% इक्विटी में पैसे लगाते हैं। एक तरफ आपके पास डेट है, जो सिर्फ डेट में पैसे लगाते हैं। तो ये जो बीच की कैटेगरी है, जब हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज की रिस्क डिवाइड करते हैं, हम ये कैटेगरी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और इसमें भी इतनी वैरायटी है। आपके पास ऐसे भी फंड्स हैं जो 20% ही इक्विटी में लगाएंगे, आपके पास ऐसे फंड्स हैं जो 80% इक्विटी में लगाएंगे। तो हर एक इन्वेस्टर को जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है जहां पे एक मीडियम रिस्क टेकर होता है, एक ऐसे इन्वेस्टर होते हैं, मुझे मेरा इक्विटी डेट का एलोकेशन अलग अलग नहीं करना है। एक ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे मार्केट टाइमिंग के हिसाब से इक्विटी बढ़ाओ घटाओ ये नहीं करना है। तो इनके लिए आपके पास इक्विटी हाइब्रिड फंड्स हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं, और जो मल्टी एसेट फंड है वो बाय द नेम एज इट सजेस्ट मल्टी एसेट, व्हिच मींस मल्टीपल एसेट्स एक ही फंड में है। तो इसमें आपके इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, रियल एस्टेट सब आ गया इसके अंदर, रीट्स के रूप में आपके रियल एस्टेट्स है। तो सारी चीज आपके एक ही पोर्टफोलियो में आ गई और वो ऑटोमेटिक रीबैलेंस होते रहता। तो हमने जो अभी रीबैलेंसिंग की बात की कि भाई अगर 50% आपका इक्विटी पोर्टफोलियो कुछ परफॉर्म नहीं किया है, गोल्ड डबल हो गया मान लीजिए, तो ये रीबैलेंस करना होगा। अगर आप किसी से कहेंगे कि आप खुद से ये काम करें तो गोल्ड बेचा नहीं जाएगा उनसे, राइट। और अगर आप एक मल्टी एसेट फंड के रूप में करेंगे, फंड मैनेजर ने उसको ऑलरेडी रीबैलेंस कर दिया है, उन्होंने गोल्ड में एग्जिट करके इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा दिया है। तो मल्टी एसेट हाइब्रिड फंड्स, आई थिंक दीज आर वेरी एक्सीलेंट कैटेगरी। निवेशकों को उसे और थोड़ा अच्छी तरह समझना चाहिए। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हर एक इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए अवेलेबल है। तो वो एक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज इन म्यूचुअल फंड एक हाइब्रिड फंड्स होते हैं, जो एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए सारा काम खुद से करके दे सकते हैं। सर इसमें आंकड़े एक सकारात्मक बोलेंगे इसको, पॉजिटिव आंकड़ा ये भी है कि जो सिप के जरिए जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो दिसंबर में 31,002 करोड़ रुपए रहा है, जो कि मतलब पूरे अगर फाइनेंशियल ईयर की अगर हम लोग बात करें अप्रैल से लेके मतलब अभी तो चल रहा है, लेकिन दिसंबर में सबसे ज़्यादा ये एक तरह से इन्फ्लो हुआ है सिप के जरिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। लमसम तो मुझे लग रहा है कि सर यहाँ पर अभी इतना फिट नहीं बैठा, लेकिन सिप के जरिए 26,000 हम लोग देख रहे थे, 18,000 का आंकड़ा देखा एक मंथ में, 29,000 30,000 तक अभी देखा, लेकिन 31,000 करोड़ रुपए इस बार दिसंबर में देखने को मिला है। सर इसको कैसे देख रहे हैं? सिप के जरिए जो निवेश की जो यहाँ पर रणनीति है वो लोग यहाँ पर ज़्यादा अपना रहे हैं। तो ये चीज का जो क्रेडिट है, जो हम देख रहे हैं कि मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट ने बिल्कुल अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, उसके बावजूद के नंबर्स स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इसका पूरा और पूरा क्रेडिट हम किसको देंगे वो मैं सीरीज में बताता हूं। एक है हम मार्केट रेगुलेटर को देंगे, सेबी को, एक हम एंफी को देंगे इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए, और तीसरा हम आप जैसे सारे मीडिया चैनल्स को देंगे कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए कि एसआईपी के फायदे क्या है। तो आई थिंक अभी यही चीज एक है जो इन्वेस्टर ने बहुत अच्छी तरह निभाया है, वो है कि एसआईपी में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई एडवाइस बेसिस पे कर रहे हैं, कोई असिस्टेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एसआईपी के नंबर्स जो है मार्केट में वोलेटिलिटी होने के बावजूद, मार्केट से बुरे रिटर्न्स मिलने के बावजूद एसआईपी के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक ये क्रेडिट जो है वो मार्केट रेगुलेटर से लेके आप तक जाता है कि आप लोग ने इस चीज की इंफॉर्मेशन और जो अवेयरनेस है वो इन्वेस्टर्स को दिया है, जिसका फायदा इन्वेस्टर्स फाइनली लेने लगे हैं। ये बहुत एनकरेजिंग नंबर है कि मार्केट से निराश होने के बावजूद लोगों ने अपनी एसआईपी में भरोसा रखा है और उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसमें आपको वेल्थ क्रिएट लॉन्ग टर्म में होगी जब आप अनइंटरप्टेड मैनर में एसआईपी करेंगे।
अगर आप ये सोचेंगे मार्केट ने रिटर्न्स ज्यादा नहीं दिया, मार्केट गिर गया, मैं भी एक बार एसआईपी बंद कर देता हूँ, जब मार्केट ऊपर चलने लगे तब मैं शुरू करूंगा वापस, तो आप वो पूरा फायदा जो एसआईपी का पूरा खत्म कर चुके हैं। एसआईपी का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आप इन्वेस्ट करें, आपको पैसे का 10 साल बाद चाहिए, तो कम से कम 7 या 8 साल तक मार्केट नेगेटिव में जाए तो आप नीचे से खरीदते जा रहे हैं और खरीदते जा रहे हैं आप, और अचानक मार्केट अगले 2 साल, लास्ट के 2 या 3 साल में बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप तब कमाएंगे। सो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव आउटकम है पूरे इकोसिस्टम का जो काम कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के रूप में कि हम एसआईपी के नंबर्स बढ़ते हुए देखते हैं। सर दूसरा एक तरह से गोल्ड ईटीएफ के भी थे नंबर्स, नवंबर में जो आए थे आंकड़े वो करीब करीब ऑलमोस्ट उसका दोगुना यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। जो वैल्यू के टर्म्स में अगर देखें गोल्ड ईटीएफ में जो निवेश हुआ है 200% की यहाँ पर एक तरह से बढ़ोतरी देखने को मिली है, मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ है। मैं नंबर्स भी यहाँ पर अभी बताऊंगा, लेकिन सर क्या लग रहा है कि जो कीमत बढ़ी है इसकी वजह से कि गोल्ड ईटीएफ की जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो उसकी वजह से बढ़ी हुई है? जी हाँ, वैल्यू बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बिकॉज प्राइसेस बढ़े हैं, गोल्ड के प्राइसेस गॉन अप, तो वैल्यू बढ़ गई है। आपको नंबर्स देखने हैं कि कितने नंबर्स बढ़े हैं एक्चुअल में। तो अगर हम वैल्यूएशन बेसिस पे देखें तो वैल्यू तो ऑब्वियसली 70-75% ऊपर ही है गोल्ड की, तो ओवरऑल आप वैल्यूएशन ज्यादा देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इनपुट। लेकिन अगर आपको सही नंबर्स, अगर आपको सही मायने में ग्रोथ देखनी है, तो आई थिंक यू शुड सी द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट हैव बीन बॉट इन एडिशन। वो हो सकता है कम हो, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई तो लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी उतनी ही रहती है। मान लीजिए अगर किसी को 10,000 रुपए डालने थे और 10,000 रुपए का भाव था तो 1 यूनिट मिलता है आपको। अगर ये चीज 20,000 हो गई प्राइस ऑफ गोल्ड, तो आपको 0.5 यूनिट्स मिलेंगे। तो आपको जो रियल सेंस में आपको ग्रोथ दिखेगी वो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स या नंबर ऑफ यूनिट्स में दिखनी है। वैल्यू तो ऑब्वियसली बढ़ी है तो आपको वैल्यूएशन ज्यादा ही दिखेगा।